गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्टोर मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम स्टोर मैनेजमेंट की 3 टेक्निक को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टेक्निक हमने कंप्लीट की डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। सेकंड टेक्निक हमने कंप्लीट की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और तीसरी टेक्निक हमने कंप्लीट की टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो तो बहुत ज़्यादा छोटी टेक्निक थी। टर्नओवर रेशियो में हमने पढ़ा कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है फास्ट मूविंग मटीरियल है, और अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है मतलब स्लो मूविंग मटीरियल है। ठीक है, तो फास्ट मूविंग मटेरियल है या स्लो मूविंग मटेरियल है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए 3 टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th टेक्निक को, जिसका नाम है एबीसी एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है ये थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ी कम है। ठीक है, चलिए एबीसी एनालिसिस क्या होता है। स्टोर मैनेजमेंट की ये जो टेक्निक दे रखी है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या? फ्रेंड्स, हमारे स्टोर में बहुत सारे तरह के मटेरियल हो सकते हैं। तो जब हम स्टोर मैनेजमेंट करते हैं, स्टोर मैनेजमेंट करने का मतलब है जैसे हम लेवल कैलकुलेट करते हैं, ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, स्टोर लेजर बनाते हैं, ये सब स्टोर मैनेजमेंट के लिए हम सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे स्टोर में अगर बहुत सारे तरह के मटेरियल है तो क्या सारे टाइप के मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट किया जाए या केवल और केवल कुछ मटेरियल का मैनेजमेंट किया जाए और कुछ मटेरियल का मैनेजमेंट नहीं किया जाए? अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम कुछ मटेरियल को ही मैनेज करेंगे और बाकी के मटेरियल का हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है एबीसी एनालिसिस, ये टेक्निक हमें बताती है कि हमें कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। स्टोर मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये इस टेक्निक में नहीं दे रखा है। इस टेक्निक में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये टेक्निक ये कहती है कि हमें कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। इसके लिए इस टेक्निक में, एबीसी एनालिसिस की इस टेक्निक में, हम सारे मटेरियल को, हमारे पास जितने भी टाइप के मटेरियल है, हम सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। हम सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हम उन मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जिन मटेरियल की वैल्यू बहुत हाई होती है हम उसको ए कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, जिन मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, जनरली ऐसा होता है कि उनकी क्वांटिटी कम होती है। ज़्यादा वैल्यू वाले मटेरियल का हम कम स्टॉक मेंटेन करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वेस्टेज हो गया तो नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा वैल्यू वाले मटेरियल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हम ज़्यादा वैल्यू वाले मटेरियल का जनरली स्टोरेज कम करते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। सी कैटेगरी में हम उन मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं जिनकी वैल्यू लो होती है और क्वांटिटी हाई होती है। जिनकी वैल्यू लो और क्वांटिटी हाई। वैल्यू लो होती है तो क्वांटिटी हाई क्यों होती है? जो बहुत कम वैल्यू के मटेरियल होते हैं हम उनकी ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ परचेज कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, बार बार अगर उन मटेरियल को खरीदा जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी।
तो हम ऐसे मटेरियल जिनकी वैल्यू कम होती है एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करके रख लेते हैं, है ना। अच्छा, फिर बचे बी कैटेगरी के आइटम। बी कैटेगरी में हम उन मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं जिनकी वैल्यू एवरेज और क्वांटिटी भी एवरेज, मतलब ज़्यादा वैल्यू कम क्वांटिटी, ऐसे मटेरियल को ए कैटेगरी। कम वैल्यू ज़्यादा क्वांटिटी, ऐसे मटेरियल को सी कैटेगरी। और एवरेज मटेरियल एवरेज क्वांटिटी, ऐसे मटेरियल को बी कैटेगरी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम देते हैं कैटेगरी। अच्छा, ऐसी कैटेगरी देने का मतलब क्या, हम जो स्टोर मैनेजमेंट करेंगे, हम स्टोर मैनेजमेंट करेंगे जिन मटेरियल को हमने ए कैटेगरी दी है, जिन मटेरियल को हमने ए कैटेगरी दी है, हम उनका स्टोर मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम स्टोर मैनेजमेंट उनका करेंगे। जिन मटेरियल को हमने सी कैटेगरी दी है, जिन भी मटेरियल को, जितने भी मटेरियल हैं हमने जिनको सी कैटेगरी दी है, हम उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। और जिनको हमने बी कैटेगरी दी है, हम इसके लिए करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जिन मटेरियल को हमने बी कैटेगरी दी है, क्या उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हम उनका मैनेजमेंट करते हैं, हम उनका अगर स्टोर मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या होता है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसकी क्या कॉस्ट आती है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तब तो हम बी कैटेगरी के मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करेंगे। बट अगर बेनिफिट कम है और स्टोर मैनेजमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है तो हम बी कैटेगरी के मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, ये टेक्निक कहती है कि सारे मटेरियल को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मटेरियल जिनकी वैल्यू हाई और क्वांटिटी लो, उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है। सी कैटेगरी में वो मटेरियल जिनकी वैल्यू लो और क्वांटिटी हाई, उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। और जो मटेरियल जिनको हमने बी कैटेगरी दी है, ये वो मटेरियल है जिनकी वैल्यू और क्वांटिटी एवरेज होते हैं, उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कि अगर ऐसे मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट किया जाए तो कॉस्ट क्या आती है और बेनिफिट क्या होता है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तब तो हम स्टोर मैनेजमेंट करेंगे बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का, और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक हमें ये नहीं बताती कि ऐसे स्टोर मैनेजमेंट करो, ये टेक्निक बताती है कि किसका स्टोर मैनेजमेंट करो और किसका स्टोर मैनेजमेंट मत करो, ठीक है। इट इज़ ABC एनालिसिस। तो ज़्यादातर इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है, बट यहाँ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ले ही रखें। हाँ, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है थियोरिटिकली दे रखा जरूर है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट इसका आंसर थियोरिटिकल है, समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ए फैक्ट्री यूज 4000 वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री, 4000 वेराइटी ऑफ मटीरियल है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री। इन्होंने क्या किया, जितने भी मटेरियल थे उसको इन्होंने तीन कैटेगरी में ऑलरेडी क्लासिफाई करके दिया है। जो फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने दी है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। देखो 4000 में 3875, और अगर परसेंटेज में करें तो ऑलमोस्ट 97%, ऑलमोस्ट। बट वैल्यू में केवल 20%, वैल्यू केवल 20%, और वो जो एंड प्रोडक्ट में यूज होता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में यूज होता है, केवल 5%। जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला, उसकी क्वांटिटी देखो आप, केवल 15, 4000 में केवल 15, परसेंटेज वाइज 0.375, मतलब आधे परसेंट से भी कम उसकी क्वांटिटी है। बट वैल्यू में टोटल वैल्यू का 50% और एंड प्रोडक्ट में 85% यूज होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो तीन कैटेगरी दी है इसमें से ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा और सी कौन सा होगा?
देखो पहला वाला जो मटेरियल इन्होंने क्लासिफाई करके दिया है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वैल्यू बहुत कम है, तो हम इस मटेरियल को सी कैटेगरी देंगे। जो सबसे लास्ट वाला है, क्वांटिटी बहुत कम है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम इसको ए कैटेगरी देंगे। और ये जो बच गया बीच में, इसको हम बी कैटेगरी देंगे। जो ए नहीं, जो सी नहीं, वो बी। तो हमें केवल क्लासिफाई करना है विथ रीजन कि कौन सा मटेरियल ए में जाएगा, कौन सा सी में जाएगा और कौन सा बी में जाएगा। तो देखो इसका आंसर थियोरेटिकल लिखना है। कैसे लिखो आप लोग? फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल गिवन इन क्वेश्चन, should be classified as category C because quantity is high, and value is low. Second category of material given should be classified as category B because its quantity and value is average. Third category of material given should be classified as category A because its quantity and value, quantity because its quantity is low and value is high. केवल इसका आंसर जो था वो थियोरेटिकल था। हमें केवल ये बताना था कि ए कैटेगरी में कौन सा मटेरियल जाएगा, बी में कौन सा जाएगा, सी में कौन सा जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ए कैटेगरी हमने जिसको दी है, इसका तो हम स्टोर मैनेजमेंट करेंगे। मतलब जो ए कैटेगरी के मटेरियल है उनका तो हम स्टॉक लेवल निकालेंगे, ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, स्टोर लेजर बनाएंगे। बट जो मटेरियल सी कैटेगरी में है उनका हम स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। और जो मटेरियल बी कैटेगरी में है उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे कि मैनेजमेंट करें, स्टोर मैनेजमेंट करें तो फ़ायदा क्या होगा, खर्चा कितना लगेगा। फ़ायदा ज़्यादा है खर्चे से तो करेंगे, खर्चा ज़्यादा है फ़ायदे से तो नहीं करेंगे। ए के लिए तो सोचना ही नहीं, ए का तो स्टोर मैनेजमेंट करना ही है और सी के बारे में भी नहीं सोचना, उसका स्टोर मैनेजमेंट करना ही नहीं है। केवल एनालिसिस बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल के लिए ही करना है। बट हमारा आंसर केवल इतना सा है कि कौन सा ए में जाएगा, कौन सा बी में, कौन सा सी में, खत्म। ओके, एक और क्वेश्चन दे रखा है इसका 21, तो ये टेक्निक भी हमारी एंड हो जाएगी। MM Limited has provided the following information about the item in its inventory. Item code number, टोटल 6 टाइप के मटेरियल दे रखे हैं, सबकी क्वांटिटी दे रखी है और 1 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। MM Limited has adopted the policy of classifying the item constituting 15% or above as category A, मतलब जिसकी वैल्यू टोटल वैल्यू का 15% या उससे ज़्यादा है हम उसको ए कैटेगरी देंगे।
6% और उससे कम है उसको हम सी कैटेगरी देंगे, और जो बच गया उसको बी कैटेगरी देंगे। मतलब ए कैटेगरी किसको देंगे? जिसकी वैल्यू टोटल वैल्यू का 15% या उससे ज्यादा है। सी किसको देंगे? जिसकी वैल्यू टोटल वैल्यू का 6% या उससे कम है। और बी जो ए नहीं, जो सी नहीं, वो बी। मतलब सी बी कौन सा हो गया? जिसकी वैल्यू 6% से ज्यादा बट 15 से कम। देखो 15 और 15 से ज्यादा ए हो गया, 6 और 6 से कम सी हो गया, तो 6 से ज्यादा और 15 से कम वो हो जाएगा बी। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सारे आइटम को हमें रैंक देनी है वैल्यू के हिसाब से, और फिर क्लासीफाई करना है कौन सा ए में जाएगा, कौन सा बी में और कौन सा सी में। अब देखो बहुत इजी आंसर है, कैसे करेंगे? आइटम कोड नंबर, अभी तक अपने सीए में इंटर में इसका क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। आइटम कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106, टोटल 6 आइटम हो गए, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी? इनकी टोटल वैल्यू देखो, हमें क्वांटिटी दे रखी है और सबकी प्राइस दे रखी है। जैसे 101 इसकी क्वांटिटी है 25 और रेट है 50, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज 1250। 300 मल्टीप्लाई बाय 1 ओनली 300, 50 मल्टीप्लाई बाय 80 4000, देन 75 मल्टीप्लाई बाय 8 600, 225 मल्टीप्लाई बाय 2 450 और 75 मल्टीप्लाई बाय 12 900। इन सब की टोटल वैल्यू जोड़ लेते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई। टोटल वैल्यू कितनी देखो, 1250, 300, 4000, 600, 450 एंड 900। टोटल वैल्यू हो गई 7500। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में देखो टोटल हो गए 100%, ठीक है। ये जो फर्स्ट आइटम है इसकी वैल्यू कितनी है? 1250। टोटल 7500 में ये कितना परसेंट है? 1250 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 16.67%। सेकेंड वाला जो मटेरियल है उसकी वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है टोटल वैल्यू का 4%। फिर 4000 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वैल्यू का 53.33%। देन 600 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वैल्यू का 8%। 450 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वैल्यू का 6%। और 900 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये टोटल वैल्यू का 12%। और ये सारे परसेंटेज मिलके हो गए 100। अब रैंक देते हैं। देखो रैंक, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वैल्यू किसकी है? इसको देते हैं फर्स्ट रैंक, उसके बाद इसको देंगे सेकंड रैंक, उसके बाद इसको देंगे थर्ड रैंक, फिर इसको देंगे फोर्थ रैंक, इसको देंगे फिफ्थ रैंक, इसको देंगे सिक्स रैंक, ठीक है। रैंक दे दी। अब हमें बताना है ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, मतलब ए में, बी में या सी में। पहले ए देखते हैं। ए के लिए बारे में क्या था? जिसकी वैल्यू 15% या उससे ज्यादा। 15 और 15 से ज्यादा, देखो ये वाला है 101 वाला, इसको देंगे ए कैटेगरी और इसको देंगे ए कैटेगरी। 103 को 15 और 15 से ज्यादा, तो ये और ये इसको दोनों को ए कैटेगरी दी। फिर जो 6 और 6 से कम, तो इसको देंगे सी, इसको भी देंगे सी। सी में 6 और 6 से कम, तो 6 भी आएगा सी में। तो जैसे ये 6 है तो भी सी में आएगा, और ये 6 से कम है तो सी में आएगा ही। बीच में जो बचा वो है बी, तो ये बी में जाएगा। ये 6 से ज़्यादा बट 15 से कम, और ये भी बी में जाएगा क्योंकि 6 से ज़्यादा बट 15 से कम, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने सारे मटेरियल को क्लासीफाई कर दिया ए में, बी में और सी में, और ये हमारी टेक्निक भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ टेक्निक हम कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ ABC एनालिसिस। तो हम इस चैप्टर में टोटल 5 में से 4 टेक्निक को कंप्लीट कर चुके हैं।
ओके, अब हम लास्ट टेक्निक को स्टार्ट करेंगे और वो है स्टोर लेजर। मगर अगर आप नोट्स देखोगे तो टर्नओवर रेशियो के बाद हमने टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लिया 22, 23 ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए 24, 25 ये मटेरियल कॉस्ट के क्वेश्चन है। तो ये तो अभी तक हमने स्टार्ट, तो अभी पहले क्या करेंगे, ये 24 और 25 ये जो दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ये बाद में करेंगे। पहले हम स्टोर लेजर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टोर लेजर को डिस्कस करके ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम ये जो बीच में 24 और 25 है वो बाद में देखेंगे। स्टोर लेजर बिल्कुल हो सकता है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, है ना, हो सकता है आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। स्टोर लेजर देखिए, ये जो स्टोर होता है मतलब जहां पर हम मटेरियल को खरीदने के बाद लाके रख देते हैं, तो हम एक स्टोर लेजर बनाते हैं। स्टोर लेजर क्या बताता है कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास आई, मतलब कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वांटिटी हमारे पास से चली गई और कितनी क्वांटिटी का स्टॉक पड़ा है। हम इसके लिए एक बनाते हैं लेजर जिसका नाम होता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट जनरली जो मेथड काम आता है ना वो फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी उसके बारे में दे रखे हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज के। तो हम क्या करते हैं, जो स्टोर, जैसे ये स्टोर है, ये स्टोर है ना, जहाँ रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद लाके रख देते हैं। तो स्टोर में मटेरियल आता कहाँ से, सप्लायर, मतलब जब परचेज करते हैं तब आता है। और जाता कैसे, डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट में चला जाता है, ये सप्लायर से हम खरीदते हैं तब आता है, और डिपार्टमेंट में चला जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, है ना। इसको कहते हैं परचेज करना। सप्लायर से जब आता है तो इसको कहते हैं परचेज करना, और डिपार्टमेंट में जब जाता है तो इसको कहते हैं इश्यू करना। क्या कहते हैं, इश्यू करना, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टॉक पड़ा है, ये जो स्टोर लेजर है हमारा, यहाँ पर भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास, है ना, ये स्टॉक पड़ा है हमारे पास मटेरियल का, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो स्टोर कीपर जो होता है, स्टोर कीपर क्या करता है, मटेरियल आने का हिसाब रखता है, मटेरियल जाने का हिसाब रखता है, मटेरियल जो स्टॉक में पड़ा है उसका हिसाब रखता है, और उसका हिसाब रखने के लिए वो क्या बनाता है, स्टोर लेजर बनाता है, ठीक है। तो मटेरियल आता कैसे, खरीदेंगे तब आएगा, जाता कैसे, डिपार्टमेंट में इशू कर दे, है ना। मगर उसके अलावा मटेरियल एक और तरीके से भी आ सकता है। कैसे, हमने जब मटेरियल इश्यू किया, जिस डिपार्टमेंट को इश्यू किया, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स, हमने उसको मटेरियल इश्यू किया, बट हो सकता है कि कुछ मटेरियल ज़्यादा हमने उसको इश्यू किया मगर उसकी रिक्वायरमेंट कम थी, ज़्यादा इश्यू हो गया, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमें मटेरियल वापस रिटर्न करेगा। तो अगर ये डिपार्टमेंट वापस मटेरियल रिटर्न कर देता है, रिटर्न, तो इसका मतलब है स्टोर में मटेरियल आया। तो मटेरियल दो तरीके से स्टोर में आ सकता है, जब खरीदेंगे तो आएगा, या फिर हमने जो मटेरियल इश्यू किया था वो रिटर्न होके आ गया, तो है ना। अच्छा, मटेरियल दो तरीके से ही जा सकता है। जाएगा कैसे, जब हम मटेरियल इश्यू करेंगे, देंगे डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए, तब जाएगा। और हमने अगर मान लो किसी सप्लायर से मटेरियल खरीदा था और हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया, हो सकता है कुछ मटेरियल हमें लगा कि कुछ काम का नहीं है, इसको वापस रिटर्न करो, या जैसा मंगाया था वैसा नहीं है, वापस रिटर्न करो। तो परचेज किया तो आया, और परचेज रिटर्न गया तो गया, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट में इश्यू किया तो गया, और उसने वापस कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया तो वापस आया। तो दो तरीके से जा सकता है, दो तरीके से आ सकता है। आ कैसे सकता है, जब खरीदेंगे तो आएगा, और या फिर जिसको इश्यू किया था उसने उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न कर दिया। जा कैसे सकता है, जब इश्यू करेंगे तब जाएगा, और जो खरीदा था अगर उसमें से कुछ वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आने के दो तरीके हैं, जाने के भी दो तरीके, और फिर बाकी का तो स्टॉक है ही, ठीक है। तो स्टोर लेजर कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल
सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हो। स्टोर लेजर का जो फॉर्मेट होता है, देखिए स्टोर लेजर का जो फॉर्मेट होता है बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है। देखो एक तो उसमें कॉलम बनता है डेट का कॉलम, किसका बनता है? डेट का कॉलम। पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहो तो भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मगर आई थिंक आप लोगों को पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना चाहिए, जिससे कि बारे में लिख सके कि हो क्या रहा है, मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या है, खरीदने का है या परचेज रिटर्न का है ना, ये लिखने के लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम आप बना सकते हो। अच्छा, रिसिप्ट, यहाँ पर फिर होता है रिसिप्ट, एक होता है इश्यू और एक होता है बैलेंस। रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट में भी हमें क्या करना है, इस रिसिप्ट में भी हमें 3 कॉलम बनाने हैं। रिसिप्ट में भी 3 कॉलम बनाने, इश्यू में भी 3 कॉलम बनाने और बैलेंस में भी 3 कॉलम बनाने। रिसिप्ट में 3 कॉलम क्या बनाओगे? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्या क्या बनाओगे? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इश्यू में भी 3 कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और बैलेंस में भी 3 कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। और ये बन गया स्टोर लेजर का फॉर्मेट, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। रिसिप्ट का मतलब मटेरियल आया, इश्यू का मतलब गया। रिसिप्ट का मतलब आना 2 तरीके से आ सकता है, या तो मटेरियल हमने परचेज किया तो आएगा, या फिर जो मटेरियल इश्यू किया था उसमें से कुछ रिटर्न होके आ गया तो आया। जाएगा कैसे? जो खरीदा था उसमें से वापस कुछ रिटर्न कर दिया तो जाएगा, और मटेरियल डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए दिया, मतलब इश्यू किया तो जाएगा, और बाकी का हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। तो रिसिप्ट में भी 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यू में भी 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में भी 3 कॉलम बनाने, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टोर लेजर का फॉर्मेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, एक ही क्वेश्चन में हम तीनों सीख जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि उसको फीफो से भी करो, लिफो से भी करो, वेटेड एवरेज से करो, फिर तो ये क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ऐसा इतना बड़ा आ गया ना, तो हो सकता है कि कोई 30-35 नंबर का एक ही क्वेश्चन देगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली एक मेथड देते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेथड देते हैं कि आप इससे स्टोर लेजर प्रिपेयर करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आराम से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको फीफो से भी करेंगे, देखो ये फीफो से भी करेंगे, हम इसको लीफो से भी करेंगे, हम इसको वेटेड एवरेज से भी करेंगे। तो तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएंगे कि बेसिकली होता क्या है। बाकी के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट ये एक से हमें पूरा का पूरा समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, Rinku Limited is engaged in heavy engineering work on the basis on job order received from industrial customer. The company has received a job order of making turbine from a power generating company. Below are some detail of store receipt and issue of copper wire used in the manufacturing of turbine. ये इतनी सारी डिटेल है, कुछ काम की नहीं। ये जो पहला पैराग्राफ दे रखा है भूल जाओ, ठीक है, जबरदस्ती की बकवास है। चलिए यहाँ से 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1200 kg एट द रेट 475 पर kg। एक काम करते हैं, देखो पहला कौन सा करना है, फीफो, तो फीफो से बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फीफो से सॉल्व करते भी जाएंगे, ठीक है। तैयार हो आप लोग? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ए स्टोर लेजर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। बड़ी स्पिरिचुअल बात है ये कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है वो फीफो मेथड है। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट,
अमाउंट, उसके बाद इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसके बाद बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा बनता है ना स्टोर लेजर, तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक या डैश या डैश, सीधा बैलेंस में लिखेंगे 1200 kg, रेट 475, 1200 मल्टीप्लाई बाय 475, इट इज 5,70,000, 5,70,000, ये हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। साथ साथ में लिखते रहना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूँ तो आप लोगों को बाद में समझने में दिक्कत आएगी, तो साथ साथ में लिखते रहना क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए। 1200 क्वांटिटी है, 475 रेट है और अमाउंट हो गया 5,70,000। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना इशू किया? 975। तो यहाँ लिखेंगे 5 फरवरी हमने क्या किया? मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? हमने मटेरियल इशू किया, तो देखो यहाँ इशू में लिखते हैं 975। अब हमारे पास जिस दिन हम मटेरियल इशू कर रहे हैं उस दिन केवल 475 की रेट वाला मटेरियल हमारे स्टॉक में केवल एक रेट का मटेरियल है 475, तो वो इशू करेंगे 475 की रेट से। 975 मल्टीप्लाई बाय 475, इट इज 463,125। तो हमारे पास 1200 kg, 1200 ये यहाँ पर क्या kg, 1200 kg था। 1200 kg में से 975 हमने इशू कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास 225 रेट 475, 225 मल्टीप्लाई बाय रेट 475, अमाउंट 106,875, 106,875 उसका अमाउंट हो गया। 225 क्वांटिटी, रेट 475, अमाउंट 106,875। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, 5 फरवरी के बाद में हमने रिसीव किया, मतलब परचेज किया होगा, रिसीव किया, तो यहाँ पर करेंगे हम डेट में 6 फरवरी। 6 फरवरी को हमने क्या किया? परचेज किया। हमने परचेज किया, कितना मटेरियल परचेज किया? हमने मटेरियल परचेज किया 3500 kg, तो यहाँ लिखते हैं 3500। क्या रेट से परचेज किया? हमने 460 की रेट से परचेज किया। 3500 हमने 460 की रेट से परचेज किया, ये हो गया 16,10,000, 16,10,000। 3500 kg हमने परचेज किया, 460 की रेट से परचेज किया, अमाउंट हो गया 16,10,000। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास स्टोर में 2 रेट के मटेरियल हो गए। पहले से हमारे पास 225 kg था जिसकी रेट 475, जिसका अमाउंट 106,875, ये तो पहले से था। और हमने 3500 kg और खरीद लिया जिसकी रेट है 460 रुपये और जिसका अमाउंट है 16,10,000। अब हमारे स्टोर में 2 मटेरियल हो गए, 475 की रेट वाला और 460 की रेट वाला, 2 मटेरियल हमारे स्टोर में हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 6 फरवरी के बाद डेट आती है 7 फरवरी को हम मटेरियल इशू कर रहे हैं। कितना इशू कर रहे हैं? 2400 kg इशू कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 7 फरवरी हमने मटेरियल इशू किया। अब फीफो मेथड क्या कहता है? फर्स्ट हम मटेरियल इशू कर रहे हैं 2400 किलो, और जिस दिन हम मटेरियल इशू करें हमारे पास स्टोर में 2 रेट के मटेरियल है, एक 475 की रेट वाला मटेरियल भी है और एक 460 की रेट वाला मटेरियल भी है। अब बात आती है कि हम जो मटेरियल इशू करेंगे वो कौन सी रेट वाला इशू करेंगे। तो फीफो मेथड कहता है कि जो सबसे पहला है उसको पहले इशू करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे को जो टोटल मटेरियल इशू करना है वो कितना इशू करना है? हमें इशू करना है 2400 kg। तो एक काम करो, पहले ये जो 475 की रेट वाला है पहले इसको दे दो, पहले इसको इशू कर दो। 225 475
अमाउंट हो गया 106,875 और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 460 वाला दे दो। तो टोटल हमें कितना देना है, 2400 देना है, 2400 किलो देना है, उसमें से 225 तो हमने दे दिया 475 की रेट वाला। रिमेनिंग जो है 2175 वो 460 की रेट वाले में से दे दो, मतलब बाकी वाला इसमें से दे दो, ये वाला मटेरियल दे दो, है ना। पहले 225 वाला दे दिया और बाकी बचा हुआ 460 वाले की रेट में से दे दिया। तो 2175 मल्टीप्लाई बाय 460, बड़ा जोरदार अमाउंट है, 10,05,000, 10,05,000, ठीक है, ये 10,05,000। तो अब देखो क्या हो गया, अब बैलेंस में क्या, ये जो 475 की रेट वाला मटेरियल था ये तो हम इश्यू कर चुके हैं, खत्म हो गया ये तो। और ये जो 3500 वाला था इसमें से भी हम 3500 में से भी हम 2175 इशू कर चुके हैं। तो इसमें से हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1325 बचा हुआ है। 460 की रेट 1325 मल्टीप्लाई बाय 460 की रेट 6,09,500, 6,09,500, करेक्ट। ये हमारे पास ये बचा हुआ है 7 फरवरी को। 225 जो 475 की रेट वाला था वो तो गया, और 3500 में से भी 2175 चला गया, तो बच गया 1325 जिसकी रेट 460, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले था वो पहले जाएगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद 9 फरवरी रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर का मतलब क्या, रिटर्न टू स्टोर का मतलब है हमने जो मटेरियल दिया था उसमें से कुछ रिटर्न होके आ गया, जो मटेरियल हमने दिया था उसमें से कुछ रिटर्न होके आ गया, 475 किलो रिटर्न होके आ गया। तो ये स्टोर में तो आया है, स्टोर में आया तो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे। 9 फरवरी को हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में आया है रिटर्न होके, और ये कितना है 475 केजी है, 475 केजी रिटर्न होके आया है स्टोर में। अब बात आती है कौन सा मटेरियल रिटर्न होके आया है। हमने तो 5 फरवरी को भी इशू किया था, हमने तो 7 फरवरी को भी इशू किया था, कौन सा मटेरियल रिटर्न होके आया, तो ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था, जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था उस रेट वाला मटेरियल रिटर्न हो गया है। सबसे लेटेस्ट में, सबसे लास्ट में जो इशू किया था उसकी रेट क्या थी, सबसे लास्ट में जो इशू किया था उसकी रेट क्या थी, 460। हम मानेंगे कि 460 वाली रेट का मटेरियल रिटर्न हो गया है। जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था वो मटेरियल रिटर्न हो गया है। तो 475 मल्टीप्लाई बाय 460, ये हो गया 2,18,500। अब क्या हुआ देखो, अब हमारे पास ये जो 460 वाला मटेरियल कितना बचा हुआ था 1325, और 460 की रेट वाला मटेरियल 475 किलो वापस आ गया। तो इस 1325 में उसको जोड़ दे, मतलब हमने इशू किया था और वापस रिटर्न हो गया, तो 1325 प्लस 475 ये हो गया 1800 किलो। 460 की रेट वाला मटेरियल वापस से बढ़ा दिया, 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, ये हो गया 6,48,000, 6,48,000। जो मटेरियल 460 की रेट वाला था वो रिटर्न होकर आया, तो हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, हमने उसकी क्वांटिटी क्या की, बढ़ा दी, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा 9 फरवरी वाला ट्रांजैक्शन जिसमें रिटर्न होके आ रहा है। तो हमने ये एज्यूम किया है कि जो सबसे लेटेस्ट में हमने इशू किया था वो मटेरियल रिटर्न होकर आया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रिसीव्ड, फिर परचेज किया 15 फरवरी को। 15 फरवरी को हमने परचेज किया, कितना मटेरियल परचेज किया, 1800 किलो परचेज किया। क्या रेट से परचेज किया, 480 की रेट से परचेज किया। तो 1800 किलो को हमने 480 की रेट से परचेज किया, इट इज 864। तो देखो यहाँ पर स्टॉक में क्या हुआ, 1800 किलो पहले से पड़ा था, 460 की रेट 648, और 1800 1800 केजी और आ गया, 480 की रेट 864, ये हमारा हो गया स्टॉक 15 फरवरी का। 15 फरवरी के बाद
17 फरवरी को हमने सप्लायर को रिटर्न किया 140 किलो। तो सप्लायर को रिटर्न किया मतलब परचेज रिटर्न। तो परचेज तो हमने देखो ये भी किया है, परचेज हमने ये भी किया है, कौन सा रिटर्न किया? तो अगर हमें ये नहीं दे रखा है कि कौन सा रिटर्न किया, तो जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा था, जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा था वो रिटर्न किया। सबसे लेटेस्ट में जो खरीदा था उसकी रेट क्या है? सबसे लेटेस्ट में हमने 1800 किलो खरीदा 480 की रेट, तो हम मानेंगे इसी में से 140 केजी हमने रिटर्न किया। तो यहां पर लिखेंगे 17 फरवरी। देखो रिटर्न में फीफो लिफो वेटेड एवरेज का यूज नहीं है। अगर हमने परचेज रिटर्न किया है तो सबसे लेटेस्ट में परचेज किया था उसमें से रिटर्न करना, और अगर हमें स्टोर को रिटर्न हो गया है तो जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था उसी में से रिटर्न करके लेना है, ठीक है ना। उसमें फीफो लिफो का कोई यूज नहीं है। 17 फरवरी को रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न किया है। कितना रिटर्न किया है? हमने 140 केजी रिटर्न किया है, और सबसे लेटेस्ट में जो खरीदा था वो 480 की रेट का मटेरियल खरीदा था। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 480 इट इज 67,200। तो देखो जो मटेरियल 460 की रेट का था वो तो वैसे के वैसे पड़ा ही है 648, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और ये जो 1800 किलो था जिसकी रेट 480 है, इसमें से हमने 140 केजी रिटर्न किया। तो 1800 में से 140 रिटर्न किया तो ये बच गया 1660। 480 की रेट 1660 मल्टीप्लाई बाय 480 की रेट, ये हो गया 796,800। ये हमारा स्टॉक हो गया 17 फरवरी का। 17 फरवरी का हमारा स्टॉक हो गया ये, ठीक है। अच्छा 17 फरवरी के बाद में 20 फरवरी को हमने इशू किया 1900 केजी। 20 फरवरी को हमने इशू किया है 1900 केजी। तो फीफो में क्या करेंगे? पहले इस 1800 को इशू करेंगे, जिसकी रेट है 460, 6,48,000, और रिमेनिंग जो 100 केजी है वो 480 की रेट से इशू करेंगे जिसका अमाउंट होगा 48,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो 460 की रेट वाला मटेरियल है वो तो पूरा खत्म हो गया, और ये जो 480 की रेट वाला है 1660, इसमें से भी 100 केजी कम हो गया, तो ये बच गया 1560। 480 की रेट 1560 मल्टीप्लाई बाय 480, इसका अमाउंट आएगा 748800, ठीक है। अच्छा इसके बाद में एक और ट्रांजैक्शन हमें दे रखा है, और वो दे रखा है 28 फरवरी को। इट वाज फाउंड दैट 180 kg of wire was fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company। ये है लॉस। देखो स्टोर है, स्टोर में मटेरियल होता है, मटेरियल का लॉस भी तो हो सकता है। लॉस होने से मटेरियल कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो कम होगा तो आपको पता है इस लॉस को कहाँ लिखना है? इश्यू में। देखो रिसिप्ट में जब मटेरियल बढ़ता है तो रिसिप्ट में लिखते हैं, मगर कम होना कहाँ लिखते हैं? इश्यू में लिखते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे? 180 केजी ये यहां लिखोगे 28 फरवरी, यहां लिखोगे लॉस, और ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा? पी एंड एल में। क्या करोगे? ट्रांसफर टू पी एंड एल। ये पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। कितना लॉस हो गया? लॉस हो गया टोटल 180 केजी। 180 केजी क्या रेट? जो मटेरियल लॉस हुआ उसकी रेट क्या है? 480। एक ही रेट का मटेरियल है अभी हमारे पास, 480 की रेट का मटेरियल लॉस्ट हो गया। अगर यहाँ मान लो 2-3 मटेरियल होते तो फीफो मेथड काम लेते, लिफो में लिफो मेथड काम लेते, समझ गए। फीफो में जो पहले वाली क्वांटिटी है उसमें से लॉस करेंगे, और लिफो में बाद वाली जो क्वांटिटी है उसमें से लॉस करेंगे। तो 180 केजी लॉस हो गया, 480 की रेट है 86,400, और तो 1560 क्वांटिटी थी उसमें से 180 का लॉस हो गया, रिमेनिंग क्वांटिटी 1380, रेट 480, और अमाउंट हो गया 662,400, और हमारा ये स्टोर लेजर एज पर फीफो मेथड कंप्लीट हो गया। तो आप फटाफट से आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिए, इजी है फीफो मेथड।
इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट है। फीफो मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसको लीफो मेथड से। स्टोर लेजर लीफो मेथड। फॉर्मेट वैसा का वैसा वापस बना लीजिए। स्टोर लेजर लीफो मेथड। देखो इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट आ गए। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी आ गया, परचेज भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया, इशू भी आ गया, इशू रिटर्न भी आ गया, और लॉस का पॉइंट भी आ गया। ठीक है, सारे पॉइंट इस एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले 1 फरवरी, 1 फरवरी को ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1200, 475 की रेट और अमाउंट 5,70,000, 5,70,000। 1 फरवरी के बाद 5 फरवरी, 5 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया हमने? मटेरियल इशू किया 975, 475 की रेट और अमाउंट हो गया 463,125, 463,125। तो 1200 में से 975 लेस हो गया तो 225, रेट 475 और अमाउंट हो गया 106,875, 106,875। फिर 5 फरवरी के बाद में 6 फरवरी को हमने क्वांटिटी परचेज की। परचेज हमने टोटल 3500 केजी परचेज किया, 460 की रेट से परचेज किया, अमाउंट हो गया 16,10,000। तो हमारे पास पहले से 225 था, 475 की रेट 106,875 और 3500 और परचेज किया, 460 की रेट 16,10,000। ठीक है। अच्छा, 6 फरवरी के बाद में हमने 7 फरवरी को मटेरियल इशू किया। 7 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया हमने? 2400 केजी इशू किया। हमने कितना मटेरियल इशू किया? हमने 2400 केजी मटेरियल इशू किया। ये मटेरियल इशू किया। तो क्या करेंगे लीफो मेथड में? जो बाद में आया वो पहले जाएगा, है ना। तो बाद में जो आया वो 3500 था, इसमें से 2400 देना है। इसमें से 2400 देना है। इसकी रेट क्या है? 460, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 460 इक्वल्स टू 11,04,000, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया वो पहले जाएगा। तो देखो जो पहले 225 था वो तो हमारे पास ही पड़ा है, वो तो इशू हुआ ही नहीं। 475 की रेट 106,875 और 3500 में से हमने 2400 इशू कर दिया, उसमें बच गया 1100, 460 की रेट और अमाउंट हो गया 5,06,000।
ठीक है। अच्छा, 7 फरवरी के बाद में 9 फरवरी को स्टोर में रिटर्न हुआ 475 केजी। 9 फरवरी को रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर हमने स्टोर, रिटर्न टू स्टोर है तो रिसिप्ट हो गई, इशू मतलब स्टोर के लिए वो क्या हो गया, रिसिप्ट हो गई। रिसिप्ट कितना है 475। तो मैंने आपको क्या बताया, फीफो हो या लीफो, जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था, जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था उसकी रेट क्या है 460। 460 की रेट हमें यहाँ पर लेनी है। जो सबसे लेटेस्ट में इशू किया था उसी को आपको रिटर्न की रेट में लेना है, ठीक है। 475 इंटू 460 ये हो गया 2,18,500। तो 460 वाला मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है, ये 460 वाला मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है 1100। इसकी क्वांटिटी 475 बढ़ जाएगी। तो जो 225, 475, 106, 875 वो तो है ही, वो तो पड़ा ही है। और 1100 और 475 ये हो जाएगा 1575। रेट हो जाएगी 460, 1575 इंटू 460 अमाउंट हो जाएगा 7,24,500। 9 फरवरी के बाद में हमें दे रखा है 15 फरवरी को हमने परचेज किया। 15 फरवरी को हमने परचेज किया। कितनी क्वांटिटी परचेज की हमने? 15 फरवरी को क्वांटिटी परचेज की 1800 और उसकी रेट है 480। 1800 परचेज किया, 480 की रेट से परचेज किया, अमाउंट हो गया 864। तो देखो क्या हो जाएगा, 225 हमारे पास पहले से था, 475 की रेट 106 875। 1575 भी पहले से था, 460 की रेट 724 500। और ये 1800 और आ गया हमारे पास, 1800 और आ गया, 480 की रेट 864। खूब सारे स्टॉक हमारे पास हो चुके हैं। अच्छा, 15 फरवरी के बाद हमें दे रखा है 17 फरवरी को हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। 17 फरवरी को रिटर्न किया, तो रिटर्न किया है तो मटेरियल कम हो गया, रिटर्न टू सप्लायर। तो ये कहाँ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे इश्यू में, कितना 140। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा था उसी में से रिटर्न किया। जो सबसे लेटेस्ट में खरीदा उसकी रेट क्या, 480। 480 की रेट वाला मटेरियल रिटर्न किया, 140 480 की रेट से रिटर्न किया, ये हो गया 67,200। तो देखो 225 475 ये तो पहले से है ही। हर बार हमें स्टॉक ऐसे अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। जब भी आप स्टॉक का बैलेंस निकालोगे हर बार ऐसे अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। 1575 460 की रेट 724 500 और हमने इस 1800 में से रिटर्न किया है 140। तो ये बच गया 1660 480 की रेट, 1660 480 की रेट, इसका अमाउंट हो गया 796 800। 796 800। 17 फरवरी के बाद में आ गया 20 फरवरी को हमने इशू किया 1900 केजी। 19 फरवरी 20 फरवरी को हमने इशू किया 1900। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, पहले ये 1660 इसको इशू कर दो, 1660 480 की रेट 796 800 सबसे पहले इसको इशू करो और जो रिमेनिंग है वो इसमें से इशू करो 1575 में से। तो 1900 में से 1660 तो हमने इशू कर दिया, रिमेनिंग 240 आप इशू करो 460 की रेट से। 240 460 की रेट से होता है 1,10,400। तो इसका मतलब स्टॉक में क्या आएगा, स्टॉक में देखो ये जो सबसे पहले ये 225 है ये तो है ही, ये तो इशू हुआ ही नहीं, 106 875। और ये जो 1575 था इसमें से 240 हमने इशू कर दिया, ये रिमेनिंग बचा 1335 460 की रेट, अमाउंट 614100 और ये जो था 1660 ये तो पूरा ही इशू हो गया। 28 फरवरी के बाद में हमने 20 फरवरी के बाद में हमें 28 फरवरी को क्या दिया हुआ है, लॉस दे रखा है, मटेरियल लॉस हो गया। लॉस कैसे भी हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, कैसे भी लॉस हो गया, ठीक है। लॉस यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू P&L। कितना मटेरियल लॉस हो गया, हमें टोटल मटेरियल लॉस हो गया यहाँ पर ट्रांसफर टू 180 केजी का लॉस हुआ। 180 केजी का लॉस हम ये मानेंगे कि जो सबसे लास्ट में हमारे को मिला था 460 की रेट वाला,
इसमें से लॉस हुआ 460 की रेट वाला मटेरियल अगर लॉस होता है तो 180 मल्टीप्लाई बाय 460 इट इज 82,800। फीफो में जो पहली क्वांटिटी थी उसमें से लॉस होगा, लिफो में जो बाद वाली क्वांटिटी उसमें से लॉस होगा। तो देखिए ये 225 475 ये तो हमारे पास है ही, जिसका अमाउंट है 106,875, और 1335 में से भी 180 का लॉस हो गया तो ये बच गया 1155। 460 की रेट और अमाउंट होगा 531,300, 531,300, और ये हमारा लिफो मेथड कंप्लीट हो गया। आप लोग फटाफट से इसको कर लीजिए कंप्लीट। फिर हम करेंगे लास्ट मेथड विच इज वेटेड एवरेज मेथड, और ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा फीफो से, लिफो से और वेटेड एवरेज। ओके चलिए अब देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड। स्टोर लेजर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। फिर से फॉर्मेट आप वैसे बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। चलिए स्टार्ट करें, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी, 1 फरवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था कितना था 1200 475 की रेट, 1200 475 की रेट। अमाउंट हो गया 5,70,000, 5,70,000। ठीक है ओके। 1 फरवरी के बाद में 5 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया। कितना इशू किया हमने? मटेरियल इशू किया 975। हमने मटेरियल इशू किया 975। क्या रेट से इशू होगा? 475, और अमाउंट होगा 463 125। तो ये बचेगा 225, रेट 475, और इसका अमाउंट होगा 106,875, 106,875 करेक्ट। अच्छा 5 फरवरी के बाद में 9 फरवरी को हमने मटेरियल 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया। 6 फरवरी को हमने मटेरियल परचेज किया 3500 kg, और उसकी रेट है 460। 460 की रेट से मटेरियल परचेज किया, अमाउंट हो गया 16,10,000, 16,10,000 करेक्ट। अच्छा अब कैसे होगा समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो हमारे पास 225 पहले से था, 3500 हमने और खरीदा, दोनों की क्वांटिटी जोड़ लो। 225 पहले से था, 3500 और खरीदा, ये हो गया 3725। कितना हो गया? 3725। अच्छा जो पहले से था उसका अमाउंट कितना था? 106,875, और जो और खरीदा उसका अमाउंट कितना है? 16,10,000। दोनों का अमाउंट जोड़ दो, 17,16,875। मतलब आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी खरीदी है और जो पहले से पड़ी थी दोनों की क्वांटिटी जोड़ ली, और जो पहले से पड़ा था स्टॉक उसका अमाउंट और जो खरीदा उसका अमाउंट, दोनों को जोड़ लो। अमाउंट जोड़ दो, खरीद क्वांटिटी जोड़ लो। अब जो ये आपको टोटल अमाउंट मिला है और ये जो टोटल क्वांटिटी मिली है, टोटल अमाउंट में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करो, 1716875 में डिवाइड करो 3725 का, तो आपको एक नई रेट मिलेगी 460.91। क्या रेट मिलेगी? 460.91। अब ये नई रेट है, ठीक है। मतलब जब क्वांटिटी खरीदोगे तो आप पहले वाली क्वांटिटी और नई वाली खरीदी हुई क्वांटिटी को जोड़ दो, पहले वाले का अमाउंट और नए वाले का अमाउंट जोड़ दो, और टोटल अमाउंट में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो आपको एक रेट मिल जाएगी, नई रेट मिल जाएगी, ठीक है। और वो रेट हो गई 460.91।
अब 6 फरवरी के बाद में आगे बढ़ते हैं, हमें दे रखा है 6 फरवरी के बाद 7 फरवरी को हमने 2400 किलो इशू किया, 2400 किलो इशू किया 7 फरवरी को, ये हमने किया इशू, कितना इशू किया 2400। तो ये जो 2400 है, हम ये जो नई रेट आई ना इससे इशू करेंगे 460.91, 2400 मल्टीप्लाई बाय 460.91, अमाउंट आएगा 11,06,184। अब क्या करोगे, इशू किया है तो जो पहले क्वांटिटी थी टोटल 3725, उसमें से ये जो क्वांटिटी इशू की है ये माइनस कर दो, रिमेनिंग इट इज़ 1325। और जो पहले वाला अमाउंट था 1716875, उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो 11,06,184, तो रिमेनिंग अमाउंट है 6,10,691। मतलब आपको क्या करना है, जब मटेरियल इशू करते हैं तो जो बैलेंस में क्वांटिटी थी उसमें से इशू वाली क्वांटिटी माइनस करके ये नई क्वांटिटी लिख दो, और जो बैलेंस का अमाउंट था 1716875, उसमें से इशू वाला अमाउंट माइनस करके नया अमाउंट निकाल दो। और फिर से क्या करोगे, 610, ये जो 610,691 है उसमें डिवाइड करो 1325 का, तो रेट मिलेगी 460.90, 460.90 आपको रेट मिल जाएगी। ठीक है, परचेज किया तो क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़ो, अमाउंट में अमाउंट जोड़ो, किसका, बैलेंस का, बैलेंस की क्वांटिटी परचेज की क्वांटिटी में जोड़ दो, बैलेंस के अमाउंट को परचेज के अमाउंट में ऐड कर दो, और टोटल अमाउंट में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करके नई रेट निकाल दो। इशू में ऐसे करना है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम कर दो, अमाउंट में से अमाउंट कम कर दो, और फिर डिवाइड करके रेट निकाल दो। हमें आगे ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, 7 फरवरी के बाद में हमने क्या किया, 9 फरवरी को रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर, तो मटेरियल रिटर्न होकर आया है 475 किलो, ये स्टोर में रिटर्न होकर आया है। ठीक है, तो जो मटेरियल इशू किया था, लेटेस्ट में इशू किया, उसकी रेट क्या है 460.91, तो हमें इसी रेट से उसको रिटर्न करना है। 475 मल्टीप्लाई बाय 460.91, अमाउंट होगा 2,18,932। ठीक है, 470, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में से क्वांटिटी कम हो जाएगी 1325 माइनस 475, ये हो जाएगा आपका ये क्वांटिटी ऐड होगी, सॉरी रिसिप्ट हुई है ना, परचेज रिटर्न हुआ, तो 1325 प्लस 475 ये हो जाएगा 1800 किलो। रेट अमाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं 610,691 प्लस 218, 610,691 प्लस 218,932, ये अमाउंट हो जाएगा 8,29,623। अब इस अमाउंट में 1800 का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 1800, ये हो जाएगा 469.90। इस तरीके से आपको करते जाना है, परचेज करोगे। ठीक है, 9 फरवरी के बाद में अगले डेट क्या है, 15 फरवरी। 15 फरवरी को हमने क्या किया, परचेज किया, 15 फरवरी को हमने परचेज किया, कितना परचेज किया, 1800 किलो परचेज किया, क्या रेट से परचेज किया हमने, 480 की रेट से परचेज किया, अमाउंट हो गया 864। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी पहले से कितनी थी 1800 और ऐड की 1800, तो ये हो गया 3600। पहले का अमाउंट कितना था 829,623, और इसका अमाउंट कितना है 864, दोनों के अमाउंट ऐड कर दोगे तो आएगा 16,93623 डिवाइडेड बाय 3600, ये रेट आ जाएगी अब 470.45। 15 फरवरी के बाद में हमने 17 फरवरी रिटर्न टू सप्लायर किया है, 17 फरवरी को रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर का मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न किया है कितना 140 kg। तो जो सबसे लेटेस्ट में परचेज किया था जिसकी रेट 480 है, उसमें से हम एज्यूम करेंगे कि वहाँ पर रिटर्न किया 140 kg रिटर्न किया 480 की रेट से, अमाउंट हो गया 67,200। तो देखो अब क्या होगा, 3600 पहले से था, 140 रिटर्न किया है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, 3600 माइनस 140 इट इज़ 3460। अमाउंट में से आपको अमाउंट कम करना है, 1693,623 माइनस 67,200, नया अमाउंट आएगा 16,26,423 डिवाइडेड बाय 3460, तो नई रेट आ जाएगी आपके पास 470.06। 17 फरवरी के बाद में 20 फरवरी को हमने मटेरियल इशू किया है, कितना इशू किया है 1900।
तो जो 1900 को इश्यू करोगे, लेटेस्ट रेट हमारे पास क्या है 470.06, इसी रेट से इशू करोगे 470.06। 1900 को मल्टीप्लाई करेंगे 470.06, अमाउंट आएगा 893114। तो 3460 में से माइनस करेंगे 1900, तो ये आएगा 1560, 1626, 423 में से माइनस करेंगे 893114, अमाउंट आएगा 7,33,309 और डिवाइड करेंगे 1560 का, तो ये रेट आएगी 47.07। फिर 28 फरवरी को लॉस हो गया, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L में। कितना लॉस हुआ 180 का, क्या रेट आएगी 470, ये जो रेट है 470.07, 180 मल्टीप्लाई बाय 470.07, 84613। तो पहले से क्वांटिटी कितनी थी 1560, लॉस से क्वांटिटी कम हो गई 180, तो रिमेनिंग क्वांटिटी 1380, 733309 माइनस करेंगे 84613, अमाउंट आएगा 648,695 डिवाइडेड बाय 1380, रेट 470.07, 470.07, और ये हमारा वेटेड एवरेज मेथड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया, स्टोर लेजर का बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो अब इसके अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।